हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th आर्ट सोशियोलॉजी में आज का आपका टॉपिक है चैप्टर 4 का जो शीर्षक है वो है आपका औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। तो हम इस चैप्टर में औद्योगिक जो होता है, उद्योग किसे कहते हैं, यानी उद्योग जो है उससे हमारे समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उद्योग के द्वारा और क्या क्या विकास हो रहा है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए दिया है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की जीविका का आधार क्षेत्र होता है, क्या होता है? कृषि, उद्योग, सेवा, खेलकूद। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत क्या है, भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन ही पूछा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की जीविका का आधार क्षेत्र क्या है। तो जो भारत है वह ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है, तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा? कृषि। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग हैं। प्रथम आधुनिक उद्योग कपास, जूट, रेलवे, ये सभी है जो भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की है? आर्थिक नीति किस प्रकार की है? सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान है कि निजी क्षेत्र प्रधान है कि मिश्रित क्षेत्र प्रधान है कि इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, भारत की जो आर्थिक नीति है वो सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान नहीं है और ना ही निजी क्षेत्र प्रधान है, बल्कि वह क्या है, वह एक मिश्रित प्रधान क्षेत्र है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में उदारीकरण किस दशा में अपनाया गया था? तो आप सभी लोग को याद है, हम क्लास में भी आप लोग को लर्न कराए थे, 1990 के दशक में भारत का उदारीकरण अपनाया गया था भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेररिज्म को किसने लोकप्रिय बनाया? टेररिज्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो सबसे पहले हम जान लें कि ये टेररिज्म है क्या। टेररिज्म है क्या? तो अमेरिका के जो फ्रेडरिक विंसलो जो थे, टेलर ने 1890 में वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से एक व्यवस्था का आविष्कार किया था। इसी को हम टेररिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग, ठीक है, भी कहा जाता है। टेररिज्म को आप औद्योगिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इसका प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध करने वाले जो हैं अमेरिका के फ्रेडरिक विंसले हैं, टेलर हैं, जिन्होंने 1890 में किया था। ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, जो आपका औद्योगिक इंजीनियरिंग यानी टेररिज्म है, इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य का छोटे से छोटे पुनरावृत्त तत्वों में तोड़कर, जो काम होते हैं उनके छोटे छोटे पुनरावृत्त तत्वों में तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित करने का प्रावधान ही क्या कहलाता है? टेररिज्म कहलाता है। यानी उसमें क्या होता था कि कामगारों को जितना समय दिया जाता था उसमें उन्हें कार्य की योजना उतनी ही समय में अवश्य समाप्त करना पड़ता था। ठीक है। तो ये था आपका टेररिज्म व्यवस्था। तो टेररिज्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो फ्रेडरिक विंसलो ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकरण का लक्षण है। औद्योगिकरण का क्या लक्षण है? आधुनिक मशीनों का प्रयोग और उत्पादन में वृद्धि करना, ये दोनों है। जाहिर सी बात है, उद्योग का लक्षण माना जाता है कि आजकल लोग हाथों के जगह पे सबसे ज़्यादा मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं और उसके द्वारा क्या हो रहा है? उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क और ख। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है, वो है आपका रोजगार परक शिक्षा का अभाव, यानी शिक्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। तो आप सभी लोग जानते हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरी कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, अलगाव से आप क्या समझते हैं?
मार्क्स के अनुसार यह स्थिति जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, यानी जिसमें व्यक्ति का जो काम होता है उस काम से व्यक्ति प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी उत्तर जीविका जो होती है उनकी जो उत्तर जीविका भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अलगाव कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है औद्योगिकरण के कारण सामाजिक असमानताएं कम हो रही हैं। जो समाज में हमको असमानता देखने को मिलती थी आज वह उद्योग के कारण कम हो रही है, जबकि आर्थिक या आय से संबंधित असमानता बढ़ रही है। यानी जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उद्योग के कारण समाज में जो सामाजिक असमानता थी वो तो कम हो रही है, लेकिन जो आर्थिक और आय की जो असमानता थी वह क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी दो क्वेश्चन पूछा है। एक तरह तो पूछ रहा है कि सामाजिक असमानता कैसे कम हो रही है उद्योग की वजह से, और दूसरी तरफ पूछ कर रहा है कि उद्योग की वजह से आर्थिक और जो आय है उनसे संबंधित असमानता अधिक बढ़ रही है। ठीक है, तो हम आंसर देखेंगे। आंसर में क्या दिया है कि औद्योगिकरण कुछ स्थानों पे ज़बरदस्त समानता लाता है। उदाहरण के लिए जैसे रेलगाड़ी, बस और साइबर कैफ़े में जाति भेदभाव का महत्व नगण्य होता है। यानी यदि रेलगाड़ी से कोई यात्रा कर रहा है तो उसमें असमानता हमको कम होती जा रही है, क्योंकि वह सुविधा सबके लिए है। ठीक है, दूसरी ओर भेदभाव की पुराने स्वरूपों को नए कारखानों और कार्यस्थलों में अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि इस संसार में सामाजिक असमानताएं कम हो रही हैं, लेकिन आर्थिक या आय से संबंधित जो असमानताएं हैं वो क्या हो रही हैं? संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर आच्छादित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसायों जैसे मेडिसिन, कानून अथवा पत्रकारिता में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है, जबकि महिलाएं अधिकांशतः सामान्य कार्य के लिए कम वेतन पाती हैं। तो ये था उसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। संगठित मीन्स होता है एकत्र, ठीक है, एकता। अर्थशास्त्रियों एवं अन्यों में संगठित क्षेत्र को परिभाषित करने में बहुत मतभेद है। एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की कई इकाइयों में 10 और अधिक लोगों की पूरे वर्ष रोजगार में रहने के इस क्षेत्र का गठन होता है। सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारियों के उपयुक्त वेतन या मजदूरी या पेंशन या अन्य सुविधाएं मिलना भी सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंगठित श्रमिकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो असंगठित जो होते हैं श्रमिक होते हैं, असंगठित श्रमिक, उनको कई भागों में बांटा गया है। श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों यानी जो काम करने वाले कामगार होते हैं उनको कार्य रोजगार के स्वरूप अति विपदाग्रस्त श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है, जिसका विवरण निम्न है। तो असंगठित श्रमिक को निम्नलिखित रूप से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पेशा, नंबर 2 है रोजगार का स्वरूप, नंबर 3 है अति विपदाग्रस्त श्रेणी और नंबर 4 है आपका सेवा श्रेणियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशा की। छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन, कृषि श्रमिक, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी उद्योग या लेबलिंग या पैकेजिंग के क्षेत्र में कर्मी जो होते हैं, भवन और निर्माण में लगे श्रमिक आदि पेशा के अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरे श्रमिक होते हैं वह स्वरोजगार, ठीक है, यानी संबंध कृषि श्रमिक, मजदूर, प्रवासी श्रमिक, ठेका और नैमित्तिक श्रमिक होते हैं। तीसरे जो श्रमिक होते हैं तीसरे वर्ग के वो होते हैं सिर पर मैला ढोने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, पशु गाड़ियाँ चलाने वाले, माल ढुलाई के काम में लगे श्रमिक, ये तीसरे वर्ग के श्रमिक हैं। चौथे वर्ग के श्रमिक जो होते हैं वो सेवा श्रेणी होते हैं। इसमें इनका क्या काम होता है कि दाइयाँ, घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं
नाई, रेहड़ी पर फल और सब्जियां बेचने वाले, अखबार विक्रेता आदि जो होते हैं श्रमिक, वो चौथे श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आपसे, अनुबंधित कार्य से आप क्या समझते हैं। तो विभिन्न कंपनियों में कुछ कामगार चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। विभिन्न कंपनियों के जो कुछ कर्मचारी होते हैं वो चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चे को दे दिया जाए, और कुछ कंपनियों में बदली कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। उनके बदले कामगार की एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, किंतु उनके सबके समान अस्थायी बंद और सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसे संगठित क्षेत्र में अनुबंधित कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं। यानी क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। औद्योगिकरण की विशेषताएं बताइए या औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं। 3 की जगह पे 5 भी पूछ सकता है। तो पहली जो विशेषता है उसकी ये है कि यह मानवीय शक्तियों की अपेक्षा मशीनी शक्तियों पर सबसे अधिक बल देता है। और दूसरी विशेषता जो है, इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट जो है आपका, यह प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम और योजनाबद्ध दोहन पर सबसे अधिक बल देता है। ठीक है, तो ये है आपके औद्योगिकरण के कुछ 3 विशेषताएं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका, पूछा है कि औद्योगिकरण की 2 प्रमुख प्रभाव क्या है। यानी उद्योग की वजह से क्या प्रभाव पड़े हैं। तो नंबर 1 जो प्रभाव है वो है आर्थिक आधार पर स्थिरीकरण, और दूसरा जो है कुटीर एवं लघु उद्योगों पर औद्योगिकरण का प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक आधार पर स्थिरीकरण की। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों और मिलों में किया जाने लगा है। इससे समाज 2 भागों में वर्गीकृत हो गया। एक हो गया है पूंजीपति और दूसरा हो गया है श्रमिक। ठीक है, तो ये प्रभाव हमको समाज में देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो उद्योग की वजह से प्रभाव है वो है कुटीर और लघु उद्योग पे सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। कैसे? औद्योगिकरण से क्या हो रहा है कि कुटीर और लघु उद्योग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे लगभग नष्ट हो गए हैं, जो कुटीर और लघु, क्योंकि उनसे संबंधित व्यक्ति बेरोजगार भी हो गए हैं, क्योंकि ये कुटीर और हस्त उद्योग का समाज में मांग कम हो गया है। ठीक है, तो उसकी जगह पर औद्योगिकरण ने सब अपना जगह ले लिया है। तो जिससे जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में जो लगे व्यवसाय में लगे व्यक्ति थे वह क्या हो गए, आजकल वह बेरोजगार हो गए। ठीक है।